पिछले 6 सालों से मैं एज अ वेलनेस कोच काम कर रहा हूँ। एक दो बार मैं ऑफलाइन भी शायद आप लोगों से मिल चुका हूँगा और ऑनलाइन हम मिलते रहते हैं। और दोस्तों, मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो एक्सपर्टीज है, मेरे जितने भी नॉलेज है, वो आयुर्वेदा, वेलनेस, नेचुरोपैथी और योगा के अंदर रहा है। और AWPL यानी कि एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड भी आयुर्वेदा के सिद्धांत को फॉलो करके 10 सालों से काम कर रहा है। तो आज हम आदा के बारे में भी बात करेंगे, आज हम वेलनेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तमाम मैनेजमेंट टीम का, साथ ही साथ हमारी कंपनी के ऑनरेबल MD एंड CEO डॉक्टर संजीव सर का, बिकॉज आज संजीव सर ही हम मैप पे आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे MD सर को जाता है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के द ग्रेट लीडर मिस्टर अविनाश सर का, और मैं अविनाश सर को थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है अविनाश सर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप लोग मेरा मैसेज जरूर उन तक पहुंचाए कि अविनाश सर ने मुझे एक मौका दिया कि मैं आज इस ग्रेट टीम का एक हिस्सा बन पाया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। और ये ट्रेनिंग जिनके लिए डिजाइन की गई है वो है हमारे प्यारे प्यारे फाइटर्स। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज आप सीखने के लिए तैयार हैं। सीखने के लिए तैयार तो एक बार थम्स अप वापस से कर दे मुझे, ताकि मैं देखूं कि हाँ जी सब लोग सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ओके। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। चलो, तो सबसे पहले आपको पता है दैट हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो पहले हमें आयुर्वेदा के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट आखिर ये आयुर्वेदा क्या है। देखिए, एक या दो ट्रेनिंग में तो हम आयुर्वेदा को नहीं सीख सकते। आयुर्वेदा को अगर प्रॉपर सीखना है तो बहुत लंबा समय गुजारना पड़ेगा, लेकिन आज हम आयुर्वेदा शब्द का मतलब जरूर समझेंगे, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, आयुर्वेदा बेसिकली दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है। पहला शब्द आता है यहाँ पे आयु। आयु का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, उम्र, जिसे हम एज भी कहते हैं, लाइफ भी कह सकते हैं, जीवन भी कह सकते हैं। और दूसरा शब्द आता है वेद। वेद का मतलब यहाँ पे होता है विज्ञान, यानी कि साइंस। तो जीवन जीने की विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं, यानी कि द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या होनी चाहिए? What is the definition of a healthy person according to Ayurveda? देखिए, मैं कोई भी किताबी भाषा यहाँ पे प्रयोग नहीं करूंगा, बुकीज नॉलेज हम नहीं लेंगे, हम बड़ा ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए एज पर आयुर्वेदा। अच्छा, आप लोग अपने जितने भी ट्रेनिंग्स में जाते होंगे ना, आपने एक लाइन सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। ये लाइन कितने लोगों ने सुनी है, निरोगी काया? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएं। हाँ, लगभग लगभग सभी ने सुना है, ओके। ये जो निरोगी काया है ना, इसी को हम एक हेल्दी पर्सन भी कहते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी कहते हैं। यानी कि निरोगी का मतलब जिसे कोई भी रोग ना हो, और काया यानी कि हमारा शरीर। अगर किसी इंसानी शरीर में किसी प्रकार का कोई भी मानसिक और शारीरिक तनाव नहीं होता है, उसे हम निरोगी काया कहते हैं। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि आज पूरे भारत में, मैं कहूं तो पूरी दुनिया में, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो खुद को सच में कह सके कि मैं निरोगी काया हूं, कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल 100% हेल्दी हूं। बहुत सारे लोगों के अंदर छोटी बहुत बड़ी बीमारियां होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम की समस्या, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी लाइफ स्टाइल डिजीज की समस्या हो चुकी है। और हम भारत में रहते हैं तो भारत का एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे, इंडिया का एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे। इंडिया में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इंडिया में जो सबसे तेजी से बीमारी फैलती है, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है उसका नाम है डायबिटीज।
जिसे हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं और जनरली लोग इसे शुगर कहते हैं कि शुगर की समस्या हो गई है। अब डायबिटीज के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं और डायबिटीज का एक रफ डेटा दूं, तो आने वाले 2 से 3 साल खाली भारत में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज की समस्या हो जाएगी। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को आने वाले कुछ सालों में खाली भारत के अंदर डायबिटीज की समस्या होगी। क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे हिसाब से तो बुरी बात है, बिकॉज डायबिटीज में आज हम नंबर 1 रैंक पे आते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। इसके बाद से अगर मैं कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बताऊं, तो गायनिकोलॉजिकल इशू यानी कि महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या, जैसे PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, सर्विकल कैंसर, इरेगुलर पीरियड्स का आना, अर्ली मेनोपॉज का हो जाना, ये सभी गायनिकोलॉजिकल इशू के अंदर आता है। और यहाँ भी मैं आपको एक डेटा देता हूँ, हर 10 में से 3 महिलाओं के अंदर PCOD की समस्या हो रही है, यानी कि लगभग 30% फीमेल्स के अंदर PCOD जैसी खतरनाक बीमारी आज के डेट में मिल रही है खाली भारत में। इससे थोड़ा सा अगर हम और ऊपर जाए तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां। अब कैंसर के बारे में मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, आज से 10-15 साल 20 साल पहले कैंसर एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं थी। पहले 1000 में से 1 या 2 लोग हमें ऐसे मिलते थे जिनके अंदर हम कैंसर की समस्या देखते थे, लेकिन आज हमें 10 में से कम 2 से 3 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर कैंसर वाले सेल्स पाए जाते हैं। यानी कि अगेन रफली 30% आबादी खाली भारत में कैंसर के पेशेंट बनते जा रहे हैं। ये तो 2-3 एग्जाम्पल खाली मैंने लिया, बीमारी हजारों लाखों में, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल हमने लिया क्योंकि बहुत तेजी से फैल रही है। अच्छा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी हमने लिया, इनका मुख्य कारण क्या है? अगर इनके कोर पे मैं जाऊं, पूरे जड़ पे जाऊं, तो इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है हमारा खराब खान पान और हमारी खराब लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा रीजन है हमारा डाइट। मीन्स आज के डेट में हमने ऑर्गेनिक डाइट को साइड कर दिया है, हम बिल्कुल भी ऑर्गेनिक खाना नहीं खाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो बाहर का खाना नहीं खाते, हम तो खाली घर का खाना खाते हैं, तो हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं? ऐसा बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर मैंने जिंदगी में कभी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, सर मैं कभी भी बाहर ढाबे पे खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाली घर का खाना खाता हूँ, घर से टिफिन लेके जाता हूँ ऑफिस, स्टिल मुझे बीमारियां हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या होगा सर, प्लीज मुझे बताएं। ऐसा बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, जब हम घर में भी खाना बनाते हैं ना, तो वो तेल और वो मसाले ये हम बाहर से ही खरीद के लाते हैं। 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही करते हैं हम लोग। मसाले का पैकेट हम बाहर से लाते हैं, तेल का डब्बा हम बाहर से लाते हैं, लेकिन हम चेक नहीं करते हैं कि वो तेल की क्वालिटी कितनी ऑर्गेनिक है, वो मसाले की क्वालिटी कितनी ऑर्गेनिक है। अभी आपको मैं एक केस समझाता हूँ। लगभग 3-3.5 साल पहले भारत की 2 बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्होंने लिखित तौर पे माफी मांगी है कि उन्होंने अपने हल्दी के अंदर लगभग 60% आर्टिफिशियल कलर और लीड को मिलाया था। 2 बहुत बड़ी कंपनियां जो खाली मसाले बनाती है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद गेस करना है। इन्होंने लिखित तौर पे ये माफी मांगी कि हाँ जी, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी हल्दी के अंदर 60% से ज्यादा हमने केमिकल्स का इस्तेमाल किया था, आर्टिफिशियल कलर मिलाया था। तो जाहिर सी बात है, अगर हम उस हल्दी का इस्तेमाल डेली अपने शरीर में करेंगे, तो डेली हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शरीर में। इसी कारण हम घर का खाना खा के भी बीमार पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बाहर का फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, जैसे बर्गर। तो बर्गर कितने लोग खाते हैं, पहले तो मुझे प्लीज ईमानदारी से थम्स अप करके बताएं या चैट बॉक्स में लिखें। और डेली की मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन कितने लोग खाते हैं, प्लीज एक बार बताएं। या महीने में 1 दिन कितने लोग खा लेते हैं बर्गर या पिज्जा वगैरह। अच्छा, कुछ लोग खाली स्माइल कर रहे हैं, तो ये जितने लोग स्माइल कर रहे हैं ये पक्का खाते हैं।
ये बताएंगे नहीं, ये खाली मुस्कुराएंगे, है ना। चलो जी, तो जो स्माइल कर रहे हैं ये यहाँ पे तो मैंने समझ लिया है कि आप लोग डेली खाने वाले हमारे फाइल है ना। तो चलो मैं बर्गर का एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने बर्गर ही क्यों चुना, ये इतनी कॉमन फास्ट फूड है जो बाहर ठेले पे भी मिलता है और 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी मिल जाता है। छोटे छोटे शहरों के अंदर भी उपलब्ध हो जाएगा, बड़े बड़े शहरों में भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स खाली बर्गर बेच के अपना बिजनेस करती है, जैसे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग। अब क्या ये बर्गर हमारे शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है, इसको समझते हैं। दोस्तों, बर्गर के अंदर आलू की टिक्की होती है, सबको पता है ना। उस आलू की टिक्की को तेल के अंदर डीप फ्राई करते हैं, ये भी सबको मालूम होगा। अब डीप फ्राई करने के दौरान जितना तेल उस वक्त उस आलू की टिक्की में इस्तेमाल होता है, लगभग उतना तेल एक इंसानी शरीर को, एक एडल्ट ह्यूमन को 1 हफ्ते में चाहिए। मींस 1 हफ्ते का तेल हम एक बार में उस बर्गर के माध्यम से अपने शरीर में डालते हैं। अब आप लोग बताएं, क्या हम अच्छा चीज कर रहे हैं या बुरा चीज कर रहे हैं? हम बिल्कुल ही स्लो पॉइजन अपने शरीर को देते हैं। दैट मींस हमें मालूम ही नहीं है कि हम अपने हाथों से पैसे देके स्लो पॉइजन खरीदते हैं और उसको अपने शरीर के अंदर डालते हैं। हम खुद तो खा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर एट ऑल। अगर हम अवेयर होते, अगर हम जागरूक होते, तो ये सभी चीजें हम बंद कर देते। अब ये तो हमने बर्गर का एग्जांपल लिया जो कि एक अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। अब एक हेल्थ के कैटेगरी के बारे में मैं बात करूंगा, योगा। बर्गर तो यहाँ पे लगभग सभी लोग खाते हैं या समोसा खा लेते हैं। बर्गर समोसा कोई अलग नहीं हुआ, लगभग एक ही है, दोनों को डीप फ्राई किया जाता है। तो समोसा वाले जितने लोग हैं वो लोग भी स्माइल करना शुरू कर दिया है ना। अब बात करेंगे योग के बारे में। जैसे समोसा हम सभी महीने में 1 आध बार खा लेते हैं, क्या हम हफ्ते में 5 दिन कम से कम योग अभ्यास करते हैं? कितने लोग यहाँ पे हैं जो हफ्ते में कम से कम 5 दिन 40 मिनट के लिए योगा करते हैं? एक बार थम्स अप करें, कितने लोग हैं? चलो यहाँ बस सेलेक्टिव मैंने 4-5 लोगों को ही देखा है अभी तक जिन्होंने थम्स अप किया है। हाँ जी सर, हम हफ्ते में 5 दिन योग करते हैं। चलो हम घर का ना, ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मतलब 300 लोगों में से लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो योग अभ्यास करते हैं। देखिए, योग से फायदा क्या होगा पहले तो मैं वो समझाता हूँ। योगा हमारे फिजिकल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो सबसे पहला इसका फायदा ये होता है कि हमारा सर्कुलेशन हमेशा चालू रहता है, जिससे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज कंट्रोल होने लगती है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है कि भारत में बहुत सारे लोगों ने योग करना भी बंद कर दिया है। देखिए, खाना और फिजिकल एक्टिविटी ये 2 ऐसी चीज है जिसके कारण भारत में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो इसका इलाज कराने सीधा जाते हैं एलोपैथी डॉक्टर के पास। अब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर इशू, इनका इलाज एलोपैथी में संभव नहीं है। आप खाली एक डायबिटीज के पेशेंट से मिलेंगे, वो आपको पेशेंट खुद बताएगा कि भैया मैं जब एलोपैथी डॉक्टर के पास गया था तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, आपको जिंदगी भर कुछ कैप्सूल्स खाने हैं और इस कैप्सूल के इस्तेमाल से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज रहेगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। ऐसा कहता है डॉक्टर डायबिटीज के केस में, बिल्कुल कहता है। वही आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो आपके डाइट को चेंज करा के कुछ सेलेक्टिव जड़ी बूटियों के माध्यम से आपके डायबिटीज को रिवर्स कर देगा, मींस जड़ से ठीक कर देगा। यही आयुर्वेदा का पावर है। इसीलिए आज AWPL पिछले 10 सालों से आयुर्वेदिक ब्रांड्स को डेवलप कर रहा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहा है। और आज हम इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इनका डोज क्या होना चाहिए और इनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए।
तो फटाफट अब मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा और जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट्स बताऊंगा आपको वैसे वैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, डोज भी लिखना है और कॉम्बिनेशन भी लिखना है। क्लियर? तो जस्ट मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। क्या आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दो मुझे। ओके, ठीक है दोस्तों, हमारे पास फिलहाल लगभग 250 प्लस प्रोडक्ट्स रेडी हो चुके हैं और आपको पता होगा कि इनको हमने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आज जिस कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं, इस कैटेगरी का नाम है वेलनेस कैटेगरी और वेलनेस कैटेगरी मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीज में काम आने वाला है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहने वाली है आज की इस ट्रेनिंग का। तो इस कैटेगरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट को समझाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और डोज को बहुत ही ध्यान से लिखना है, बिकॉज डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिजल्ट लाना है तो आपको डोज पे भी काम करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो आज के हमारे सेशन का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक रस। ये प्रोडक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने वाला प्रोडक्ट है। इम्यून सिस्टम क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारे शरीर की सेना है, यानी कि आर्मी है। जैसे इंडियन आर्मी का काम क्या होता है? बॉर्डर पे तैनात रहना ताकि बाहरी दुश्मन हमारे घर के अंदर ना घुसे। वैसे ही इस इम्यून सिस्टम का काम है हमारे शरीर के अंदर तैनात रहना ताकि बाहरी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक ना करे। और जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी जिसका नाम था कोविड-19, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के समय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि अगर आपको कोविड से बचना है तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा, उसको मजबूत रखना पड़ेगा। इसीलिए हमें कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए अपने इम्यूनिटी को हमेशा मजबूत रखना जरूरी हो जाता है। इसी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम इम्यूनोडॉक रस का सेवन करते हैं। इसका डोज क्या होगा? इसका जो बेसिक डोज होता है वो होता है 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। आई रिपीट, 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे जड़ी बूटियों का सेवन किया गया है, प्लस एक फल का भी यूज किया गया है जिसका नाम है एप्पल, यानी कि सेब। और आप सभी को पता है कि सेब एक मीठा फल है। तो मीठा फल हम किसे नहीं देते हैं? डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं देते। इसीलिए ये इम्यूनोडॉक रस डायबिटीज पेशेंट को नहीं देना है। जिनको भी डायबिटीज की समस्या है उसको ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। उनके लिए कोई और प्रोडक्ट है जो हम आगे देखने वाले हैं। अगर ये प्रोडक्ट हम बच्चों को दे रहे हैं, सपोज कीजिए बच्चे की एज 10 साल 12 साल है, उसको अगर हम ये प्रोडक्ट देते हैं तो हम डोज को हाफ कर देंगे, यानी कि 10-10 ml दिन में 2 बार। 10 ml से ज्यादा बच्चों को ये प्रोडक्ट बिल्कुल ना दे, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? चलिए, अगला प्रोडक्ट हमारा आता है थंडर ब्लास्ट रस। ये जो प्रोडक्ट है 90% से ज्यादा केस में मेल सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर पुरुषों के अंदर कोई भी सेक्सुअल वेलनेस की समस्या आती है वहां पे हम थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं।
ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इसका एक्यूरेट डोज क्या होना चाहिए, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये जरूर नोट डाउन करें। सबसे पहले समझते हैं ये काम कहाँ पे करेगा। देखिए, पुरुषों के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बहुत लोगों ने सुना होगा इस टेस्टोस्टेरोन के बारे में। किसी भी कारण अगर पुरुष का मेल के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो पुरुषों में एक समस्या बनती है, जिस समस्या को हम कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम अगर पुरुषों में बहुत ज्यादा बन रही है तो लो स्पर्म काउंट की समस्या आएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आएगी और इनफर्टिलिटी की समस्या आएगी। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में हमें खाली एक ही काम करना है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को वापस से बूस्ट अप कर दें। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करने के लिए हम थंडर ब्लास्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, इसका डोज क्या होता है पहले वो समझते हैं। 15-15 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेने के बाद 1 कप गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 15 ml थंडर ब्लास्ट मिलाएंगे, उस पानी को पी जाएंगे। ध्यान रहे, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेने के बाद 1 कप गुनगुना पानी, उसमें 15 ml थंडर ब्लास्ट मिला के उसे पी जाएंगे। रात को डिनर लेने के बाद लगभग 200 ml गुनगुना दूध लेंगे विदाउट शुगर। 200 ml गुनगुना दूध विदाउट शुगर और उस दूध में 15 ml ठंडर मिला के पिएंगे। समझ में आया? मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ और रात को गुनगुने दूध के साथ। ये असली तरीका रहेगा थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने का और इस तरीके से आपको रिजल्ट बहुत फास्ट आने वाला है। सेकंड पॉइंट पे हमें क्या ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन पे। इस प्रोडक्ट के साथ हम 2-3 और प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि इसके साथ हम ऐड करते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा का डोज क्या रहेगा, 10-10 ml दिन में 2 बार, यानी कि खाना खाने के बाद दिन में 2 बार पुनर्नवा इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद हमें ऐड करना है रात को 2 कैप्सूल्स। कौन कौन से 2 कैप्सूल है? पहला टेस्टोफास्ट कैप्सूल, सेकंड कैप्सूल जो आता है उसका नाम है शिलाजीत। तो एक टेस्टोफास्ट और एक शिलाजीत कैप्सूल, ये खाली हमें रात को डिनर लेने के बाद ऐड करना है। क्लियर? वापस से मैं कॉम्बिनेशन को रिवाइज करा रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट, सेकंड प्रोडक्ट पुनर्नवा, थर्ड प्रोडक्ट टेस्टोफास्ट कैप्सूल और चौथा प्रोडक्ट शिलाजीत। ये टोटल 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हम फॉलो करते हैं। अब सवाल आता है कि सर क्या ये प्रोडक्ट हम महिलाओं को नहीं दे सकते? महिलाओं को भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम डोज में। अगर 15-15 ml हमने पुरुषों के लिए ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, तो अगर हम किसी महिला को दे रहे हैं तो 5 से 10 ml देंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम पुरुषों को ये प्रोडक्ट लगातार 45 दिनों तक देते हैं, तो हम महिला हो रही है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ज्यादा रहता है, उनको ये प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो प्लीज इस चीज को भी जरूर नोट डाउन करें। क्लियर? चलिए, अब जैसे हम पुरुषों के लिए अभी हमने एक प्रोडक्ट देखा थंडर ब्लास्ट, अब हम महिलाओं के लिए भी प्रोडक्ट देखेंगे जिसका नाम है गायनीडॉक्रस। ये महिलाओं की गायनीकोलॉजिकल समस्याओं पे काम करता है, जो स्टार्टिंग में आता है, जैसे पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स। ये सबसे बड़ी समस्या है, पीरियड्स टाइम पे ना आना, खास करके टीनेज गर्ल्स के अंदर जिनकी उम्र 18 साल 19 साल हो गई है। पीरियड्स का टाइमली ना होना ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद से अर्ली मेनोपॉज यानी कि इनफर्टिलिटी की समस्या। अच्छा, ये जितने भी प्रॉब्लम्स अभी हमने यहाँ पे नाम लिए, जैसे पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज, ये सब का मुख्य कारण पता है क्या है? ये सब का मुख्य कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। और ये जो गायनीडॉक है, ये महिलाओं के हार्मोन को वापस से बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है। यानी कि हार्मोन अगर एक जगह से दूसरे जगह चला गया है, ये वापस से उसको शिफ्ट कर देगा और जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी।
लेकिन ये प्रोडक्ट के इस्तेमाल करते समय आपको एक दो छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है। तो पहले हम प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं, उसके बाद से एक दो प्रिकॉशन है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए गायनीडॉप के साथ पहले हम डोज पे बात करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पे। इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके साथ और कौन सा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करना है वो भी ध्यान देंगे। देखिए इसके साथ हम ऐड करते हैं क्लोरोडॉप, जो कि हमारी बॉडी को ओवरऑल डिटॉक्स करने का प्रोडक्ट है। क्लोरोडॉप का डोज क्या रहेगा? क्लोरो का यहाँ पे जो डोज रहता है, एग्जाम्पल लेंगे, अगर हमने किसी को गायनीडॉप किया है तो क्लोरो भी 20 ml ही देंगे, और अगर गायनीडॉप किसी को 25 ml दे दिया तो क्लोरो भी 25 ml देंगे। तो क्लोरो का डोज बिल्कुल गायनीडॉप से मैच करा के हमें इंसान को देना है। क्लियर? इसके बाद से इसमें हम और क्या ऐड करते हैं? इसमें हम ऐड करते हैं फाइबर, बिकॉज इस केस में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइबर बढ़ाने के लिए हम ऐड करते हैं एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर। आई रिपीट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर। एक्टिव फाइबर का डोज क्या रहेगा? इसका जो डोज रखेंगे हम, उसका डोज हमको रखना है दोपहर के लंच के बाद 10 ग्राम पानी के साथ, ठीक है। पूरे दिन में खाली एक बार, दोपहर के लंच के बाद 10 ग्राम एक्टिव फाइबर हमें पानी के साथ यूज करना है। क्लियर? और रात को सोने से पहले एक वुमेन वेलनेस कैप्सूल, जो महिलाओं का मल्टीविटामिन है, एक वुमेन वेलनेस कैप्सूल रात को सोने से पहले हम ऐड करना है। अब ये तो हमने कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब हमें ध्यान देना है कि जिसको भी हमने गायनीडॉक सजेस्ट किया है उनको बहुत ही ज्यादा खट्टा सामान का उपयोग नहीं करना है। यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे जो चीज खट्टा होता है, चाहे वो खट्टा फल ही क्यों ना हो, वैसा फल भी हम नहीं खाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। सेकंड चीज, प्रेग्नेंट विमेन को ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना वर्जित है, ये चीज हम ध्यान रखें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि हमारे डायबिटीज वाले केस में काम आने वाला है। डायबिटीज जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज के डेट में, ठीक है। हर घर में हमें एक ना एक पेशेंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी डायबिटीज की समस्या आ रही है, चाहे वो प्री डायबिटिक ही क्यों ना हो, चाहे उसे डायबिटीज या टाइप 2 की समस्या ही क्यों ना हो। डायबिटीज वाले पेशेंट भारत के हर एक घरों के अंदर घुस चुके हैं और ये तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस समस्या का समाधान अगर हमने जल्दी नहीं निकाला तो बहुत बड़ी बड़ी अन्य बीमारियां भी शरीर में आती है, जैसे कि किडनी फेल्योर की समस्या, ग्लूकोमा की समस्या, पार्किंसन डिजीज की समस्या। इन सभी का जो कोर रीजन होता है वो डायबिटीज होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। तो अब डायबिटीज में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए ये भी ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें करना है परहेज। अगर हमने परहेज नहीं किया तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले हम परहेज पे ध्यान देंगे। किस चीज से परहेज करेंगे? किसी प्रकार का कोई भी मीठा सामान हमें नहीं खाना, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी मीठा सामान नहीं खाएंगे, ये चीज पहले नोट डाउन करें। सेकंड, जिस खाने से बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक होता है वैसा खाना हम कम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आलू सबसे कॉमन सब्जी है, ये हर एक घर में इंसान आलू की सब्जी बना के, चिप्स बना के, किसी भी सोर्स में आलू खाता है, तो आलू भी हम नहीं खाएंगे, ठीक है। इसके बाद से अगर हम रोटी वगैरह खाते हैं तो मल्टी ग्रेन आटे का रोटी खाएं, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सभी मिक्स करके जो हम रोटी बनाते हैं वैसा रोटी जरूर प्रेफर करें। सैलेड वगैरह ज्यादा खाना है। गुनगुना पानी यहाँ पे अमृत के समान होता है। डायबिटीज के लिए मैं बता दूं, गुनगुना पानी बिल्कुल अमृत के समान काम करेगा। तो दिन में 4-5 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिए। पूरे दिन में मिला के कम से कम 4 से 5 ग्लास गुनगुना पानी हमें पीना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट का मैं कॉम्बिनेशन आपको समझाता हूँ। जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जैसा डोज बताऊंगा, बिल्कुल वैसे ही नोट डाउन करें। सबसे पहला यहाँ पे प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं फेनुग्रीक कैप्सूल। तो सुबह सुबह खाली पेट
एक फेनुग्रीक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। सुबह सुबह खाली पेट एक फेनुग्रीक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। अब हमारा आता है मेन प्रोडक्ट डाइबोडोक्रस। 20 से 25 ml खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। 20 से 25 ml खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। क्लियर? डाइबो हमने ऐड कर लिया। अब खाना खाने के बाद दिन में 2 बार क्लोरोडॉक। कितना डोज रहेगा? 20-20 ml दिन में 2 बार। क्लोरोडॉक कभी भी खाना खाने के बाद लेंगे, ये चीज ध्यान दें। दिन में 2 बार लेंगे और 20-20 ml के हिसाब से लेंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि डायबिटीज के समय भी हमें फाइबर की मात्रा को बढ़ाना है शरीर में। तो फाइबर बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, ये चीज प्लीज मुझे एक बार आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि सर फाइबर बढ़ाने के लिए हम ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है? मुझे प्लीज चैट बॉक्स में, हाँ जी बिल्कुल, प्रवेश कुमार जी ने लिख दिया एक्टिव फाइबर, करेक्ट। तो एक्टिव फाइबर यहाँ पे हमें ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 5-5 ग्राम दिन में 2 बार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल करने का तरीका हमने बदल दिया। विमेन वेलनेस गायनिकोलॉजिकल इशू में हमने 10 ग्राम डोज रखा था, यहाँ पे हम रखेंगे 5-5 ग्राम दिन में 2 बार। और आखिरी में रात को सोने से पहले त्रिफला। अच्छा, त्रिफला लेने का तरीका बता दूं। त्रिफला कभी भी किसी भी इंसान को खाली रात के समय इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज त्रिफला लेने के बाद हमें कम से कम 7 से 8 घंटों का उपवास रखना चाहिए, तभी वो त्रिफला हमारे शरीर में अच्छे से काम करेगा। तो सोने से पहले 20 ml त्रिफला गुनगुने पानी में मिला के पिएंगे। ठीक है, बिल्कुल सोने से पहले। ऐसा नहीं कि त्रिफला हमने पी लिया उसके बाद डिनर कर रहे हैं, ये चीज नहीं करना है हमें। अब इतना तो हमने ऐड कर लिया, प्रोडक्ट देख लिया, डाइट देख लिया। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है। बहुत सारे डायबिटीज रोगी जो हैं, जिन्हें मधुमेह की समस्या है, वो एक गलती कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अरे सीजनल फ्रूट तो हम खा सकते हैं। हमें इस केस में सीजनल फ्रूट भी नहीं खाने हैं। अभी आम का सीजन आएगा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आम तो हम खा ही सकते हैं। नहीं, हमें आम भी इस वक्त अवॉइड करना है। मींस किसी प्रकार का मीठा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ महीनों के लिए अवॉइड करके देखिए। एक समय ऐसा आएगा जब आप गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी खाएंगे और आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं होगी, अगर आपने अभी समय से काम कर लिया तो। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है हमारा लीवोडोकस। अब ये जो लीवोडोकस है, नाम से ही आपने गेस कर लिया होगा कहाँ काम आने वाला है। तो ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करने वाला और लीवर को हेल्दी बनाने वाला प्रोडक्ट है। और आज के डेट में अगर लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में मैं बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या क्या है लीवर से जुड़ी हुई? फैटी लीवर। ठीक है, जिसकी भी उम्र 30 साल 35 साल क्रॉस करती है, मोस्टली लोग जब अपना एलएफटी कराते हैं तो वहां पे फैटी लीवर के चांसेस हमें दिखने लगते हैं। मींस 100 में से अगर रिपोर्ट्स अगर हमने जांच कराने के लिए भेज दिया तो 100 में से कम 30-40 लोग तो जरूर मिल जाएंगे जिनके अंदर फैटी लीवर की समस्या है। और यही प्रॉब्लम बाद में बहुत बड़ी बन जाती है, जैसे लीवर सोराइसिस की समस्या होने लगती है। पूरा का पूरा लीवर अंदर से सड़ने लग जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारा लीवर डैमेज हो गया तो हम कुछ भी खाएंगे वो खाना शरीर में लगने नहीं वाला है, पचने नहीं वाला है। पूरा का पूरा हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा, बिकॉज ये लिवर हमारे डाइजेशन को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये राजा है, यानी कि किंग है। तो इसके साथ हमें खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो लीवर वाले केस में पहले प्रोडक्ट और इसके बाद से कुछ खाने के परहेज ये भी आपको फॉलो करने हैं। पहले प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे एलोवेरा। सुबह सुबह 20 ml एलोवेरा खाली पेट हमें इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, जितने भी पेट से जुड़ी हुई समस्या आएगी वहां पे एलोवेरा जरूर इस्तेमाल करें। अगर मैं फ्यूचर में भूल भी गया, कभी कभार अगर मान लो सपोज करो मैंने एलोवेरा बताना मुझे याद नहीं था, तो आपको मुझे रिमाइंड कराना है कि सर एलोवेरा भी इस्तेमाल होता है। तो एलोवेरा जरूर नोट डाउन करें। सुबह सुबह खाली पेट 20 ml एलोवेरा ले लिया हमने।
अब आता है हमारा मेन प्रोडक्ट लीवोडॉक। 15-15 ml खाना खाने के 1 घंटे के बाद, 15-15 ml खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीवोडॉक रस। लीवोडॉक लेने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे डाइजीडॉक पाउडर। दोपहर के खाने के बाद 5 ग्राम डाइजीडॉक पाउडर पानी के साथ हमें इस्तेमाल करना है। क्लियर? डाइजीडॉक हमने ऐड कर लिया। अब समय आता है रात के भोजन के बाद। तो अगेन रात के भोजन के बाद यानी कि डिनर के बाद हम ऐड करेंगे त्रिफला। और त्रिफला इस्तेमाल करने का तरीका अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जिस तरीके से त्रिफला का इस्तेमाल मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही नोट डाउन कर ले। क्लियर? अब ये कॉम्बिनेशन हमें फॉलो करना है लीवर वाले केस में। यहाँ पे परहेज क्या करना है, सबसे पहले जिस खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वैसा खाना नहीं खाएंगे। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको रिसर्च करना है कि प्रोटीन कौन कौन से खाने वाली चीज में ज्यादा पाया जाता है, वैसा खाना हम नहीं खाएंगे। ठीक है? इसके बाद से दूध वगैरह भी हमें सेवन नहीं करना। जब तक लीवोडॉक का इस्तेमाल चलता है तब तक हमें दूध नहीं पीना और दूध से बनी हुई सामग्री नहीं खानी। पानी यहाँ पे ज्यादा पिएंगे। जैसे हम पथरी की समस्या में पानी ज्यादा पीते हैं वैसे ही लीवर वाले केस में भी पानी ज्यादा पिएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है हमारा अगला प्रोडक्ट कार्डियोडॉक रस। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर इश्यू पे काम आएगा, यानी कि हमारे हार्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं जैसे आर्टरीज ब्लॉकेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, इन सभी केस में हम कार्डियोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर कार्डियोडॉक आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे भी हमें परहेज पे ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज देखो मैं हमेशा बताता हूँ प्रोडक्ट अपना काम करेगा और परहेज अपना काम करेगा। तो अगर हमने परहेज करने के बाद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे शरीर में रिजल्ट आने वाला है और बहुत जल्दी हम अपनी जितनी भी बीमारियां हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे परहेज क्या करेंगे, यहाँ पे खाली एक चीज से हमें परहेज करना है, तला हुआ सामान नहीं खाएंगे, मीन्स ऑयली फूड हमें अवॉइड कर देना है बिल्कुल भी। ठीक है? अब आते हैं प्रोडक्ट पे, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे फेनुग्रिक कैप्सूल। सुबह सुबह खाली पेट एक फेनुग्रिक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ, सुबह सुबह खाली पेट फेनुग्रिक कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ हमें ऐड करना है। ऐड कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट आता है कार्डियोडॉक रस। 20-20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। ध्यान रहे डोज जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन भी है, तो कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान से लिखें। 20-20 ml कार्डियोडॉक खाना खाने के बाद दिन में 2 बार। इसके बाद से हम ऐड करते हैं सीबक डॉक। यहाँ पे सीबक बहुत अच्छा काम आएगा और खास करके लिए उनके लिए अच्छा काम आएगा जिनकी आर्टरीज ब्लॉकेज की समस्या है। तो सीबक यहाँ पे कितना ऐड करना है, 20-20 ml दिन में 2 बार। आप चाहे तो सीबक को पानी के साथ मिला के भी पी सकते हैं या फिर नॉर्मली भी पी सकते हैं। सीबक ऐड कर लिया। अब रात को डिनर लेने के बाद एक अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ऐड करें। एक अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हमें रात को डिनर के बाद ऐड करना है। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन हम फॉलो करेंगे किसी भी कार्डियोवास्कुलर इश्यू में। और बाकी मैंने परहेज बता दिया था कि खाली ऑयली फूड का आपको परहेज करना है, बाकी नॉर्मल खाना आप खा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, एकदम से फिजिकल एक्टिविटी ना करें। अगर हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, आर्टरीज ब्लॉकेज है, हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल है, तो आपने देखा होगा हथेली में पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्रंटल पार्ट है यहाँ पे भी पसीने बहुत ज्यादा आते हैं और इंसान 4 कदम चलने के बाद थकने लग जाता है, हार्ट बीट एकदम से तेज होने लगता है। तो ऐसे केस में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, यानी कि जिम वगैरह यहाँ पे अवॉइड करना है हमें। ठीक है? यहाँ पे हमें करना क्या है, प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे कपाल भाती प्राणायाम या फिर नारी शोधन प्राणायाम जरूर अभ्यास करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो जी, अब हमारा अगला प्रोडक्ट आता है मोटापे को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट, यानी कि ओबेसिटी को रिड्यूस करने वाला और कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट, जिसका नाम है ओबियोडॉक। देखिए, ओबेसिटी अगर आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपको समय देना पड़ेगा अपने खुद के शरीर पे। आप सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि सर ओवियोडॉक हमने 1 हफ्ते इस्तेमाल कर लिया और हमारा 5 किलो कम नहीं हो रहा है, हमारा 10 किलो कम नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको ओवियोडॉक का इस्तेमाल करना है तो कम से कम मैं बता दूं 2.5 से 3 महीने आपको ये प्रोडक्ट अगर आपने तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना, 20 किलो तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने वजन का 20 किलो तक आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है बिना किसी साइड इफेक्ट के। बशर्ते जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से फॉलो करें। प्लस यहाँ पे भी आपको 1-2 चेंजेस अपने डाइट में लाने पड़ेंगे। पहले तो कॉम्बिनेशन हम फॉलो करेंगे, उसके बाद से डाइट में क्या चेंज लाना है मैं वो बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉलो करते हैं एलोवेरा। पहला प्रोडक्ट एलोवेरा। कितना डोज रहेगा? अगेन एलोवेरा का भी बिल्कुल फिक्स्ड डोज होता है, सुबह खाली पेट। क्लियर? एलोवेरा इस्तेमाल कर लिया हमने। अब हम इस्तेमाल करते हैं हमारा मेन प्रोडक्ट ओबियोडॉक रस। इसका डोज ज्यादा रहने वाला है इस केस में, तो 30-30 ml खाने के बाद या खाने से पहले, दोनों केस में आप ले सकते हैं। चाहे तो खाने से पहले ले लें या खाने के बाद ले लें। दिन में 2 बार ऐड करना है। अच्छा, चाहे तो इसे आप पानी के साथ मिला के भी पी सकते हैं और चाहे तो नॉर्मली भी पी सकते हैं। क्लियर? वो भी हमने ऐड कर लिया। अब दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हमें ऐड करना है। दोपहर के भोजन से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, खाली दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जरूर ऐड करें। क्लियर? और रात को आखिरी में हमें ऐड करना है स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग इस्तेमाल करने का तरीका बता दूं। शाम को हमें 6 से 7 बजे तक डिनर कंप्लीट करना है और डिनर में भी बिल्कुल हल्का डिनर हमें लेना है। 1 रोटी लेंगे, सलाद लेंगे और दाल लेंगे, बस। इसके बाद से 200 ml गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 25 से 30 ग्राम स्लिम डॉग पाउडर को मिलाएंगे और उस पानी को पी जाएंगे। ध्यान रहे, गुनगुने पानी के साथ मिला के हमें स्लिम डॉग पाउडर पीना है, खाली रात के वक्त। ये पाउडर करता क्या है? ये रेस्ट मोड में भी हमारे शरीर में फैट बर्निंग एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। यानी कि जब हमारा शरीर आराम करता है उस वक्त भी हम फैट को गलाते हैं अपने शरीर से। और ये प्रोडक्ट भी बहुत ही ज्यादा विजिबल रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखाना शुरू कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन हम चर्बी को गलाने के लिए फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे परहेज क्या करना है? खाली 2 चीजों से हमें परहेज करना है। पहला मैदा, दूसरा चीनी। ये 2 चीज अपने खाने से निकाल के बाहर फेंकते हैं। मैदा और चीनी सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे शरीर का, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। चलो, बहुत ज्यादा मन करता है तो महीने में 1 आध बार खा लिया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। सेकेंड चीज, गुनगुना पानी। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करें। फैट बर्निंग एक्सरसाइज अगर मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। डेली 15 मिनटों के लिए सूर्य नमस्कार कर लीजिए। आपको 1 घंटे जिम के बराबर वो एनर्जी कंज्यूम करेगा और आपकी जो कैलोरी है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बर्न होगी यहाँ पे। तो सूर्य नमस्कार जरूर करना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है मेटाडॉक्स सिरप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं पतला तो हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, लेकिन तुरंत फिर से मेरा मोटापा शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आएंगे जो कहते हैं कि सर हमने 1 महीने तक खाना छोड़ दिया था, बिल्कुल हम पतले हो गए थे, लेकिन जैसे ही खाना शुरू किया वापस से मोटे हो गए। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है। मीन्स खाना पचाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा बनेगी। इसीलिए हम मोटे हो या पतले हो, हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को हमेशा अप रख के चलना है, तभी हम उस खाने को अच्छे से अपने शरीर में ऑब्जर्व कर पाएंगे और फिर हमारे शरीर में कोई भी समस्या नहीं होती।
तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की हम ऐड करते हैं मेटाडॉक सिरप का। इसको नॉर्मल इंसान भी कम से कम साल में 3 महीने जरूर पिए, ठीक है। अगर चाहते हैं आप फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद कोई बीमारी ना हो, तो ये प्रोडक्ट साल में नियम बना ले कि 3 महीने मुझे जरूर पीने हैं। कैसे पीने हैं? तो सुबह में हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद 1 कप पानी लेना है, उसमें लगभग 10 ml के आसपास मेटाडॉक मिलाना है और उसे ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद हम पी जाएंगे। सेम प्रोसेस हमें डिनर के बाद भी करना है, यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 10-10 ml मेटाडॉक जरूर ऐड करें। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब 2 प्रोडक्ट हम एक साथ देखेंगे, गैसडॉक कैप्सूल और कपस्टॉक ग्रैन्यूल। ये 2 प्रोडक्ट हम एक साथ कवर करने वाले हैं, गैसडॉक और कपस्टॉक, ठीक है। देखिए, चाहे गैस की समस्या हो या कब्ज की समस्या हो, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है हमारा डाइजेशन का, यानी कि हमारी पाचन क्रिया का। तो अगर गैस की समस्या हो रही है तो भी हमारा पाचन क्रिया बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, अगर कब्ज की समस्या हो रही है तो भी हमारा पाचन क्रिया बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। दोनों केस में हमें क्या करना है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन फॉलो करना है जहां पे ओवरऑल हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए। जैसे जैसे हम अपने डाइजेशन को अच्छा करेंगे, ये जितने भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गैस हो या फिर कब्ज हो, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? तो चाहे गैस या कब्ज, सेम कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन करें। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करते हैं एलोवेरा, बिकॉज पेट से जुड़ी हुई समस्या है तो एलोवेरा जरूर नोट डाउन करें। कितना नोट डाउन करना है स्टार्टिंग में बता दिया था, उस हिसाब से लिख लें। इसके बाद से हम ऐड करते हैं गैसडॉक कैप्सूल। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले और रात को डिनर से पहले हमें एक एक गैसडॉक कैप्सूल ऐड करने हैं। क्लियर? इसके बाद से दोपहर के खाने के बाद हमें ऐड करना है डाइजीडॉक पाउडर 5 ग्राम पानी के साथ, या फिर इस केस में स्पेशली गैस और कब्ज के लिए बता रहा हूँ, इस केस में आप डाइजीडॉक पाउडर ठंडे दूध के साथ भी मिला के पी सकते हैं, खाली दोपहर के भोजन के बाद, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और रात को सोने से पहले 5 ग्राम कब्जडॉक लेंगे, उसे पानी में मिलाएंगे और पी जाएंगे। ध्यान रहे, रात को सोने से पहले कब्जडॉक खाली हमें रात को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे परहेज क्या करना है, तो मैं आपको परहेज समझा देता हूँ। चाहे गैस की समस्या हो या कब्ज की समस्या हो, रात के समय प्रोटीन डाइट ना लें। यानी कि रात को बहुत सारे लोग बहुत चाव से नॉनवेज खाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे कि सर नॉनवेज तो हमें रात को ही मजा आता है खाने में। तो अगर गैस की समस्या हो रही है या कब्ज की समस्या हो रही है तो रात को आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसे अवॉइड करें थोड़े समय के लिए। रात को हमें बिल्कुल हल्का डाइट लेना है और डाइट लेने के बाद कम से कम 40 मिनट का वॉक जरूर करें। 40 मिनट नहीं कर सकते तो 20 मिनट का वॉक तो जरूर करना है हमें। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर गैस की या कब्ज की समस्या बनती है तो सुबह सुबह उठकर हमें एक नियम जरूर अपनाना है कि सुबह में हम जब भी उठने के तुरंत बाद हमें 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। क्लियर? और गुनगुना पानी पीने के बाद जो भी आपका दिनचर्या चलता है वैसे चलाएं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हमने ध्यान दे दिया, प्रोडक्ट टाइम पे ऐड कर लिया, तो बहुत जल्दी जो भी हमारी समस्या है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर? प्रोडक्ट को अभी हम स्किप करते हैं, ठीक है। व्हीट ग्रास को मैं बता देता हूँ। अच्छा, व्हीट ग्रास एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप लोगों के पास वैसे केस बहुत आते होंगे जिसका नाम है यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की समस्या हो रही है तो व्हीट ग्रास यहाँ पे सुपर हीरो प्रोडक्ट के रूप में सामने आने वाला है। देखिए, यूरिक एसिड में हमें कुछ नहीं करना है, अपने शरीर को एल्कलाइन करना है, ठीक है। एल्कलाइन करने के लिए व्हीट ग्रास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको पूरे दिन में खाली 1 बार पीना है हमें, और कब पीना है तो सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी लेंगे, 1 चम्मच व्हीट ग्रास मिलाएंगे और इसे सुबह सुबह खाली पेट पी जाए। ध्यान रहे, व्हीट ग्रास पाउडर हमें ठंडे पानी के साथ नहीं पीना चाहिए, ये ठंडे पानी के साथ काम नहीं करेगा।
अगर जब भी इसका रिजल्ट लेना है तो गुनगुने पानी के साथ ही पिए। व्हीट ग्रास पीने के बाद कम से कम 15 मिनट तक कपाल भाती प्राणायाम करें। ठीक है, यहाँ पे प्राणायाम एक प्रोडक्ट के जैसे काम आने वाला है। इसके बाद से हम यहाँ पे ऐड करेंगे कर्की डॉग कैप्सूल, बिकॉज यूरिक एसिड में भी आपने देखा होगा जॉइंट वगैरह में थोड़ी सी दर्द की समस्या आ जाती है, उस केस में हम कर्की डॉग ऐड कर रहे हैं, तो एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार ऐड करेंगे। क्लियर? परहेज क्या करना है, तो लो प्रोटीन डाइट लेंगे, ठीक है, और कार्ब की मात्रा को बैलेंस करके रखेंगे, यानी कि रोटी वगैरह नॉर्मल खाएं, चावल वगैरह नॉर्मल खाएं, सलाद थोड़ा ज्यादा खाना है खाने में, जब भी खाना खाएं सलाद थोड़ा सा बढ़ा के लें, ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा कम करते हैं, खाली ये चीज ध्यान रखें। चलो, अब आता है हमारा अगला प्रोडक्ट स्टोन डॉग। ये स्टोन वाले केस में यानी कि पथरी वाले केस में काम आएगा। देखिए, पथरी ये हमारे शरीर में बनता कैसे है मैं वो समझा दूं, और खास करके किडनी स्टोन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जो किडनी है ना हमारे शरीर का एक फिल्टर है। हम जब भी कोई भी लिक्विड अपने शरीर में डालते हैं, चाहे वो पानी हो या किसी भी प्रकार का कोई भी लिक्विड हो, वो हमारे किडनी से होके फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के दौरान बहुत सारे कचरे हमारी किडनी में जमा होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेते हैं। तो अगर हमें किडनी स्टोन को खत्म करना है तो हमें कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे किडनी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, सॉरी, हमारा जो किडनी स्टोन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, स्टोन जिस रास्ते से बाहर निकलता है यानी कि हमारा यूरिनल ट्रैक्ट वो साफ हो जाए, प्लस अगर किडनी में स्वेलिंग की समस्या आ गई है यानी कि सूजन की समस्या आ गई है, वो स्वेलिंग भी कम हो जाए। क्लियर? तो किडनी स्टोन में भी सबसे पहले हम ऐड करते हैं एलोवेरा। रीजन एक ही है, ये हमारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम का केस है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा ऐड करने के बाद हम ऐड करते हैं स्टोन डॉग। कितना ऐड करेंगे, इसका डोज रहेगा 15 से 20 ml खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। ध्यान रहे, 15 से 20 ml खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार। अब हमने स्टोन डॉग से छोटे छोटे टुकड़ों में स्टोन को तोड़ दिया, अब उसे फ्लश आउट करना है बाहर, यानी कि यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करेंगे। यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करने के लिए हम ऐड करेंगे पुनर्नवा, 10-10 ml पुनर्नवा दिन में 2 बार। क्लियर? पुनर्नवा ऐड कर लिया। अब रात को सोने से पहले 1 कैप्सूल ऐड करना है शिलाजीत का। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शिलाजीत तो कैप्सूल के फॉर्म में ये तो रेजिन के फॉर्म में आता है, तो रेजिन के फॉर्म में अगर इस्तेमाल करना है तो ये तरीका मैं समझाता हूँ। 1 कप गुनगुना पानी लेना है और वहां पे 1 ग्राम शिलाजीत को मिलाना है, और उसे इतना घोलना है कि शिलाजीत पूरा डाइल्यूट हो जाए, उसके बाद उसे पिएंगे। अगर कैप्सूल आपके पास अभी भी बचा हुआ है तो 1 कैप्सूल लेंगे, कैप्सूल खत्म हो गया, रेजिन के फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ग्राम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, और गुनगुने पानी के साथ। क्लियर? और आखिरी में हम ऐड करते हैं कौन सा प्रोडक्ट, आखिरी में हम ऐड करेंगे त्रिफला। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे सवाल रह गया, बहुत ही अच्छा सवाल, पित्त की थैली में हो तो, यानी कि गॉल ब्लैडर में हो तो, गॉल ब्लैडर का जो गॉल ब्लैडर में है वहां पे शिलाजीत का बहुत बड़ा रोल आता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, गॉल ब्लैडर वाले स्टोन में हमें सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करना है। शिलाजीत की मात्रा को हम 2 ग्राम कर देंगे, प्लस यहाँ पे हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, यानी कि 12 से 13 घंटे का उपवास हमें डेली रखना है रात्रि के वक्त। जैसे कि सपोज करें शाम को 7 बजे आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, 7 बजे डिनर कंप्लीट करने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाए, यानी कि 13 घंटे का एक साइकिल हमने बना लिया। इस उपवास के साथ साथ अगर आपने सेम कॉम्बिनेशन फॉलो किया तो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो भी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन ठीक नहीं होता है, ये भी ठीक होता है अगर आपने डिसिप्लिन के साथ सभी चीजें फॉलो की तो। लेकिन 90% लोग इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उनका गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। अब यहाँ पे परहेज फटाफट बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले परहेज हमें करना है, जिस फल में जिस सब्जी में बीज की मात्रा होती है वैसे फल वैसे सब्जियां नहीं खाने हैं। दूध से परहेज करना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम दोबारा हमारे स्टोन को तुरंत बना सकता है, तो थोड़े समय के लिए दूध रोक दे। पानी अपने क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पिए। अगर दिन में कोई इंसान 3 लीटर पानी पीता है, उससे पूरे दिन में 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा यूरिनल प्रोसेस बना रहे। क्लियर? कितने दिन में रिजल्ट आता है ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। चलो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं जहाँ पे 7 दिनों के अंदर भी रिजल्ट आया है। कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास ऐसे भी है जहाँ पे 90 दिन तक रिजल्ट लेट से आया था। तो ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे डाइट के ऊपर। अगर हमने ईमानदारी से डाइट पे काम किया है, ईमानदारी से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ये चीज फॉलो नहीं करी तो रिजल्ट भी लेट से आएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? चलो, आखिरी सेक्शन हमारे आज के इस ट्रेनिंग का, 4 प्रोडक्ट और रह गए हैं, फटाफट देखते हैं। चलो, ये जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि हमारे हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उसको हम ऑर्थोपेडिक कंडीशन कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या, सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज के डेट में है अर्थराइटिस, गठिया जिसे कहते हैं। पहले के जमाने में जो गठिया की शिकायत होती थी, बुजुर्गों के अंदर हम ज्यादा देखते थे, जिनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल की है, गठिया की समस्या ज्यादा देखते थे। आज की डेट में मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसकी उम्र 26 साल है, 24 साल है और गठिया की समस्या हो गई है। तो अब हम ऐसा मान सकते हैं कि गठिया एज देख के अब इंसान के अंदर नहीं आता है। अगर हमारी शारीरिक क्षमता कमजोर हो गई है, अगर हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो गठिया बहुत तेजी से फैल सकता है। सेकंड बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है वहां पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और वहां से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और हमारे हड्डियों के अंदर इंटरनल क्रैक्स आने लगते हैं। ये समस्या भी बहुत तेजी से भारत में फैल रही है। तो अभी जो हम कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे ये एक ओवरऑल ऑर्थोपेडिक कंडीशन के लिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन करते हैं कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इस केस में हम ऐड करते हैं अगेन फेनुग्रीक कैप्सूल। इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल मैंने रिपीट किया होता शुरू से, तो फेनुग्रीक आप लोग नोट डाउन करें, जैसे बताया था ठीक वैसे ही। फेनुग्रीक ऐड करने के बाद हमारा मेन प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक। ऑर्थो का यहाँ पे डोज रहेगा 20-20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, 20-20 ml दिन में 2 बार ऑर्थोडॉक खाना खाने के बाद। क्लियर? ऑर्थो इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे खास करके गठिया में आपने देखा होगा स्वेलिंग की समस्या आ जाती है, सूजन बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए नोनीडॉक ऐड करेंगे, 20-20 ml नोनीडॉक दिन में 2 बार, ठीक है। खास करके स्वेलिंग को कम करने के लिए ये चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर गठिया में स्टिफनेस के कारण स्वेलिंग आ गई है उसको कंट्रोल करने के लिए नोनी हमेशा ऐड करें। और अभी गर्मियों का मौसम है तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम नारियल पानी में 20 ml नोनी को मिला के जरूर पिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा हमारे शरीर में। नोनी ऐड कर लिया। अब रात को हमें एक काउसीडॉक का जो टैबलेट है वो इस्तेमाल करना है। और अभी जो हमने काउसीडॉक डेवलप किया है इसको आप च्युइंगम के जैसे चबा चबा के चॉकलेट के जैसे खा सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म में हमने इसको डिजाइन कर दिया है। तो अब इसे कैप्सूल के जैसे पानी के साथ नहीं लेना है, बिल्कुल चॉकलेट के जैसे आप खा सकते हैं। क्लियर? और इसके साथ एक ओमेगा डॉक हम ऐड करेंगे। क्लियर? चलो यहाँ पे परहेज क्या करना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा परहेज करना है किसी प्रकार का खट्टा सामान हम ना खाएं, खास करके गठिया रोगियों के लिए। और एक्सट्रीम लेवल पे जो चीज ठंडी होती है जैसे आइसक्रीम हो गया या चिल्ड वाटर हो गया, ऐसी चीजें हमें परहेज में लानी है। चलो अब आता है हमारा अगला प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम है जेसी ऑयल, यानी कि जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। देखो ये जो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है
ये स्पेशली जॉइंट पेन को कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ है और मस्कुलर पेन को रिड्यूस करने के लिए बनाया हुआ है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए, जितने भी लोग तेल सुनते हैं ना, वो तेल सुनते ही ये सोचते हैं कि अच्छा ये तेल है तो इससे हमें मालिश करनी है, लगा के मालिश करेंगे। इस तेल के इस्तेमाल के बाद हमें मालिश नहीं करनी है। सपोज करें किसी के घुटने में दर्द है, उसके घुटने पे 8 से 10 बूंद जेसी ऑयल को डालना है, हल्के हाथों से फैलाएंगे, ये तेल धीरे धीरे जाके टिश्यू में ऑब्जर्व होगा और जो भी दर्द की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। पूरे दिन में मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल करेंगे, ये चीज ध्यान रखें, और कम से कम 3-3 घंटे का गैप जरूर डालें। ठीक है, तो 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और 3-3 घंटे का गैप जरूर लगाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर वो जो तेल है हम ट्रैवल के समय कैरी नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो उनके लिए एक ऑप्शन है जॉइंट क्यूरेटर ऑइंटमेंट, जो कि एक जेल के फॉर्म में आता है। इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे जेसी ऑयल के बारे में बताया था। थोड़ा सा हाथों में लेंगे, जहां पे दर्द है वहां पे इसको एक लेप के जैसे फैला देंगे और धीरे धीरे जाके ये टिश्यू में ऑब्जर्व होके जो भी दर्द की समस्या है वो बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? चलो, एक और ऑयल अभी हमने, चलो एक अच्छा यहाँ पे, चलो मैं सवाल भी ले लूंगा, पहले ये लास्ट प्रोडक्ट इसको कंप्लीट करता हूँ। एक और ऑयल है जो कि हमारे नसों की समस्या के लिए बनाई गई है। अगर नसों में स्वेलिंग की समस्या आती है या नस हमारा खिंच गया हो, मस्कुलर क्रैम्प में भी नस हमारा कभी कभी खिंच जाता है, इस केस में हम वेंडोक ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्पेशली नर्व के फंक्शन को इनहेंस करने के लिए बनाया गया ये प्रोडक्ट। कैसे इस्तेमाल करना है? तो जैसा इस्तेमाल अभी हमने जेसी ऑयल के बारे में देखा था, ठीक वैसे ही हम वेंडोक ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। जिस हिसाब से हमने जेसी ऑयल का भी इस्तेमाल लिखा था कि 8 से 10 बूंद लगा के हल्के हाथों से फैलाएंगे, मैक्सिमम दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही हम वेंडोक ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? चलो, ओके, ये था हमारे वेलनेस का यानी कि सेशन 1 का आज का आखिरी प्रोडक्ट। आज हमने मोस्टली जो प्रोडक्ट्स कवर किए हैं वो सभी वेलनेस के प्रोडक्ट थे और लाइफ स्टाइल डिजीज के प्रोडक्ट थे। अभी यहाँ पे एक सवाल आया था, उस सवाल को अभी मैं तुरंत कवर कर देता हूँ। गठिया की समस्या में नोनी डॉक मना किया गया है। नहीं जी, गठिया में ही नोनी डॉक लेना चाहिए। ये गठिया की समस्या में साइंटिफिक एविडेंस बहुत सारे रिसर्च पेपर में भी पब्लिश हो चुका है कि गठिया में जब भी स्वेलिंग की समस्या आती है स्टिफनेस के कारण, वहां पे नोनी उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करता है। क्लियर? तो गठिया में हमें नोनी बिल्कुल पीना है, मना नहीं करना है। ये बहुत बड़ी मिथ है, इस मिथ को प्लीज आप लोग हटा लें। प्लेटलेट्स काउंट अगर किसी का कम हो गया, सवाल आया है प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो क्या करें? 3 प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आता है गिलोय, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट्स काउंट के, और खास करके डेंगू फीवर में आपने देखा होगा प्लेटलेट्स एकदम से कम हो जाता है, तो वहां पे पहले गिलोय ऐड करेंगे, एक कैप्सूल दिन में 2 बार। इसके साथ रात को हम ऐड करते हैं 1 आयरन कैप्सूल और 1 विटामिन B12 कैप्सूल। ठीक है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए 1 कैप्सूल और 1 विटामिन B12 कैप्सूल और 1 गिलोय या 2 गिलोय कैप्सूल ऐड कर लें। प्लेटलेट्स काउंट इनका बढ़ता रहता है। अच्छा, ये अलग केस रह गया। चलो, प्लेटलेट्स अगर ज्यादा हो गया है, ये बड़ा ही विचित्र केस है, तो इसके लिए मुझे एक बार रिपोर्ट्स भेजें और प्रॉपर मुझे इनका जो रिपोर्ट है वो LFT भी करा ले, KFT भी करा ले, और जो ब्लड काउंट की रिपोर्ट होती है, ये 3 रिपोर्ट करा के अपने अपलाइन यानी कि अविनाश सर के थ्रू आप लोग मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, थायराइड शुगर में तो आज हम लोग एग्रीकल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हम लोग अगले सेशन में फॉलो करेंगे सर। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक ही दिन में सारे प्रोडक्ट्स नहीं हो पाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं फिर सर लकवा में क्या थे। अच्छा देखिए, पैरालिसिस में तो पैरालिसिस हर एक इंसान के अंदर अलग तरीके से होती है।
लेकिन एक जनरल अगर मैं प्रोडक्ट बताऊं तो पैरालिसिस में आप थंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं और भ्रमरी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही 2-3 प्रोडक्ट है जो पैरालिसिस में आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्किन सोराइसिस में क्या दें? चलो स्किन सोराइसिस के लिए मैं बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे रक्त डॉग का इस्तेमाल करना है, स्किन सोराइसिस के लिए बता रहा हूँ। एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल करना है, नीम का इस्तेमाल करना है और तुलसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ ये सही चीज लिखा है MK राय सर ने। गठिया की समस्या में ऑट के साथ थंडर ब्लास्ट नहीं दिया जा सकता, करेक्ट। ये कॉम्बिनेशन हम गठिया में फॉलो नहीं करें। ऑर्थो के साथ थंडर इस्तेमाल इसलिए नहीं करते बिकॉज थंडर सबको यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको पता होगा वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन किसी भी स्वेलिंग वाले एरिया में अगर हम एकदम तेजी से बढ़ाते हैं वहां पे दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई इस केस में हम थंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए हाइट डॉग का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं विथ जो हमारा बच्चों को प्रोडक्ट आता है। अच्छा, हाइट डॉग के साथ एक चीज आपको बता दूं, हाइट डॉग के साथ आप चाहें तो शिटाके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज बहुत अच्छा काम करेगा, हाइट डॉग और शिटाके। एस्थमा में नोनी दे सकते हैं, एस्थमा में नोनी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, एस्थमा में आप एस्थमा डॉग, वायरल डॉग, जिंक कैप्सूल, जिंक बहुत अच्छा काम आएगा एस्थमा में, जिंक कैप्सूल जरूर ऐड करें। चलो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस को अभी हम अवॉइड करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे हम खत्म करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग आज प्रेजेंट है नेक्स्ट ट्रेनिंग में जरूर प्रेजेंट रहे और नेक्स्ट ट्रेनिंग में कम से कम 20 मिनट का हम Q&A भी करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में सवाल अपने पहले से लेके आए आप लोग, मैं माइक का भी ऑप्शन दूंगा एक एक करके और कम से कम 10 लोगों का सवाल भी मैं लूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आप लोग अपने दो